दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया के सेंटा क्रूज शहर में कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वालों पर जलते हुए पटाखे फेंकते हुए नजर आए। बोलिविया में जल्द जनगणना करवाने की मांग को लेकर बीते कई दिनों से लोग सड़कों पर हैं, जिन्हें रोकने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल के जवानों को भी उतारा गया, लेकिन कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले आमने सामने आ गए। भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस वालों पर पत्थर और जलते हुए पटाखे फेंकते नजर आए। जवाब में पुलिस वालों ने भी रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे। ये प्रदर्शनकारी सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें जनगणना 2024 में करवाने की बात कही गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि जनगणना 2023 में करवाई जाए ताकि उनको मिलने वाली सरकारी सुविधाओं में कोई कटौती ना हो। अपनी इसी मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जलते हुए पटाखे फेंके। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बाबा की मूर्ति शीतकालीन गद्दी स्थल उखी मठ के लिए रवाना हुई। इस दौरान केदारनाथ धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सेना की मराठा रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय स्वर लहरियों के बीच 3000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। इसके बाद बाबा केदार की पंचमुखी डोली उखी मठ के श्री ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। शुक्रवार को बाबा की डोली गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में प्रवास करेगी। शनिवार को बाबा की डोली उखी मठ पहुंचने के साथ ही श्री केदारनाथ यात्रा का समापन हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर तीर्थ यात्रियों का आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस साल रिकॉर्ड 15,61,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन की मदद करने का फैसला किया है। रूस की सेना का सामना करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को 30 बख्तरबंद गाड़ियां भी भेज दी हैं। बीते दिन यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले दोनेत्स्क इलाके पर मिसाइल हमला किया। इस हमले से एक तेल डिपो में भीषण आग लग गई। हालांकि फिलहाल इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की सेना सीरिया के साथ सैन्य अभ्यास कर रही है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के कई टैंक और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कल शहबाज सरकार के खिलाफ लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च निकालेंगे। इस रैली के लिए पीटीआई कार्यकर्ताओं ने लाहौर में कई तैयारियां की हैं। भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुए मुकाबले के दौरान दर्शक दीर्घा में एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया, जिसकी तस्वीरें आईसीसी ने मैच के लाइव टेलीकास्ट के दौरान भी दिखाई। तस्वीरों में लड़का घुटनों के बल बैठा नजर आया, जबकि उसकी प्रेमिका शर्माती हुई दिखी। लड़के ने अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया और उसे रिंग पहनाई, जबकि इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर इस प्रेमी युगल को बधाई दी। जानकारी के मुताबिक लड़का गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि लड़की मुंबई की रहने वाली है। दोनों सिडनी में रहते हैं। भारत और नीदरलैंड्स के मुकाबले में भारत की जीत के अलावा कुछ और भी खास हुआ था स्टैंड्स पर, वो भी आपको बताते हैं। आप देखिए हमारे साथ हैं, आपका नाम? अभिषेक और भाव्या। अभिषेक और भाव्या, आपने अगर मैच को ध्यान से देखा हो तो अभिषेक ने भाव्या को मैच में ही प्रपोज किया। उसका आप बताइए क्या किया आपने? इनको पेरिस में प्रपोजल चाहिए था और मैंने सोचा कि उससे बड़ा करता हूँ कि पूरा वर्ल्ड देखे, तो बस हाँ बोल दी। थोड़ी सी डेयरिंग दिखाई, बस ठीक है। आप बताइए, आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ होने जा रहा है? मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं अभी भी शेक कर रही हूँ। ये सरप्राइज कैसा लगा आपको? आई एम वेरी सरप्राइज, वेरी शॉक्ड, आई एम वेरी हैप्पी। तो आपने प्रपोज किया, आपने हाँ कर दिया, यही हुआ? कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे गुड़गांव का रहने वाला हूँ, बट 6 साल से सिडनी में ही हूँ। आप कहाँ के रहने वाली है? मैं मुंबई के रहने वाली हूँ। और अभी बहुत साल से सिडनी में ही है? बहुत साल से, 3 साल से सिडनी में। तो आपने ये प्लान किया था, क्या सरप्राइज दिया था, क्या सोचा था? मैंने पहले सोचा था कि हम मेलबर्न भी गए थे मैच देखने। पहले मैंने सोचा था उधर प्रपोज करूंगा, बट वो मैच इतना इंटेंस था कि मौका ही नहीं मिला। तो फिर आज मुझे मौका मिला एंड देन बस मैं। दिखाइए जरा, रिंग दिखाइए। रिंग ये बताइए कि ये आपने सोचा था कि आपको ऐसे इस तरह स्टेडियम के बीच 50,000 लोगों के बीच प्रपोजल मिलेगा और वो स्क्रीन पर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं लगा था। मुझे लगा था हमारे बीच में होगा, फैमिलीज के बीच में, वो भी बाद में, कभी अभी तो नहीं। तो ये पूरे देश और दुनिया ने आपकी एंगेजमेंट देख ली है। राइट।
शौर्य दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की गलतियों का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। रिजिजू ने कश्मीर पर नेहरू की 5 गलतियां गिनाई। रिजिजू ने ट्वीट किया, महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947 में ही भारत में कश्मीर का विलय चाहते थे, लेकिन नेहरू ने नकार दिया। नेहरू ने कश्मीर के विलय को मंजूरी तो दी, लेकिन शर्तों के साथ। पंडित नेहरू आर्टिकल 35 के तहत यूएनओ में मामला लेकर गए, आर्टिकल 51 का इस्तेमाल नहीं किया। रिजिजू के मुताबिक यूएन के दखल के बाद ही कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग खुलेआम उठने लगी। रिजिजू ने कहा कि पंडित नेहरू ने आर्टिकल 370 लगाया, जिससे अलगाववाद की भावना पनपी। रिजिजू के मुताबिक उनकी लिखी सारी बातें दस्तावेजों में दर्ज हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लोकसभा में जो बात कही थी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात रखी थी, या यूनाइटेड नेशन में जो लेके गई बात, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये तो मैंने कोई इसको खोज के निकाला तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। रिजिजू के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मोदी सरकार के मंत्रियों को ये नकली हिस्ट्री बेचने के स्थान पर कश्मीर में स्थिति कैसे सुधरे उस पर ध्यान देना चाहिए। और रिजिजू के बयान के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के फैसलों पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पीओके नेहरू की गलती है। उन्होंने देश हित का ध्यान नहीं रखा, जिसकी बड़ी कीमत हमारे देश को चुकानी पड़ी। ये भी एक बहुत बड़ी भूल थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारा अंदरूनी मामला था उसको यूनाइटेड नेशंस में रखा। बीजेपी प्रवक्ता ने देश का अंदरूनी मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के फैसले पर भी सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अगर पंडित नेहरू सही फैसला लेते तो पीओके का मसला नहीं होता और भारत को जिहादी आतंकवाद का सामना नहीं करना पड़ता। सरदार पटेल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए त्वरित कार्रवाई होती तो शायद जो जिहादी आतंकवाद का रूप हम देख रहे हैं उसका सामना भी भारत को नहीं करना पड़ता। हिजाब पहनने से इनकार करने पर ईरानी पुलिस के हाथों मारी गई युवती महसा अमीनी की मौत के 40वें दिन देश के कई शहरों में लोग फिर से सड़कों पर उतर आए। हालांकि तेहरान में प्रदर्शनों को रोकने के लिए दंगारोधी पुलिस तैनात की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और पुलिस से धक्का मुक्की करते नजर आए। तेहरान में कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई, जबकि इस दौरान आगजनी और पत्थरबाजी भी हुई। ईरान के उत्तर पश्चिम में स्थित अमीनी के गृहनगर साकेज में सैकड़ों लोग उनकी कब्र पर उमड़ पड़े। इस मौके पर लोगों ने तानाशाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अल ज़हरा यूनिवर्सिटी के बाहर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जमा हुए और सरकार की मुखालफत करते नजर आए, जिसके बाद घबराई ईरान की सरकार ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बंद रखने का ऐलान कर दिया।